बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है, दूसरा दिन है, और जिस तरीके से हमने कल बात की, हम थोड़ा सा उस पहलू पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं आलम शेर एमान, और उनकी पूरा एक पैनल मौजूद है जो कि हम डिफरेंट जावियों से आज बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि कंक्लूजन ऑफ द थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे सम आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि जो 83, कहीं पर 81, कहीं पर 85 लोगों के बारे में बात की जा रही थी कि वो मस्जिद में मौजूद हैं, जो कि एक मिथ थी, वो क्लियर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ताहाल 85 लोगों की ना बॉडीज मिली हैं, ना उनकी हड्डियां मिली हैं, और ना ही कोई शवाहिद ऐसे मिले हैं कि वो लोग वहां पर मौजूद थे। आया ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो लोग गायब हो गए या कुछ और पहलू है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइनिंग किया। इसी के साथ वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। द वन एंड ओनली आलम शेर एमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और जब भी कुछ बात करते हैं, इवन दो कल हमने इनको कॉल पर लिया तो तब भी इन्होंने बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को पोर्ट्रे किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है कुछ डिवीज़न, और डिवीज़न में अगर गलती हो गई तो स्टार्ट हुआ, सदर लेडीज़ डिवीज़न कराची मैडम रक्षंदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सदर कराची डिवीजन सैयद मोहम्मद फरीद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो एक हादसा हुआ गुल प्लाजा हादसा, या उसमें हम ये कह रहे हैं कि आपने लापरवाही, क्या आप इस आंसर को देखते हैं, किस पहलू से आप देखते हैं? अगर मैं जानना चाहूँ कि अनवर अली भट्टी साहब इसको किस जाविये से देखते हैं? सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम उन लवाकिन से ताज़ियत भी करते हैं जो वहाँ हमारे बहन भाई बच्चे जो शहीद हुए, जो गायब हो चुके हैं, अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली। बहुत ही दुख वाली बात है, और पूरा मुल्क इसमें सोगवार है। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस किस्म के हादसा क्यों होते हैं, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हमारे जितने भी महकमे उनकी सबकी लापरवाही है। और प्लस ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जो इस बिल्डिंग को जो वहाँ की यूनियन चला रही थी, उनकी भी बड़ी लापरवाहियाँ थी। क्योंकि मालूमात ये मिली हैं कि इसका नक्शा 3+ बिल्डिंग का था, ग्राउंड फ्लोर 3 का। फिर ऊपर कार पार्किंगें बना दी गई, जनरेटर सारे रखे गए, 500 दुकानों की गुंजाइश थी, 1200 दुकानें बनी, और गेट जहाँ आने जाने के रास्ते वहाँ भी दुकानें बनाई गई। ऐसे ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंतजामिया कहाँ थी? अच्छा, इंतजामिया अच्छा, जो तफसीलात हम आपको बता रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर हैं, कुछ से मेरे पूरे पैनल का, मेरे पूरे चैनल का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो हम शवाहिद देखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक 5500 पर दुकान से लिया जाता है, 62 लाख समथिंग पर मंथ जनरेट होता था। उसके बाद भी फायर एग्जॉस्टिंग सिस्टम जो है या आला क्यों नहीं लगाया गया जिससे वाइट कलर का पाउडर निकलता है जो कि आग पर काबू पाते हैं जिससे? सर, मैं इस पे आपको एक बात बताऊं कि एक जहाज था पानी का, जब हमारे मेयर थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो एक पानी का जहाज डूब गया था क्लिफ्टन साहिल पर, जहाँ लोग तफरीह करते हैं। वो ऑयल टैंकर था। मैं आज तक उस वाक़े को नहीं भूलता कि जब वो ऑयल, क्योंकि ऑयल ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ सामने घर भी थे DHA के, और लोग तफरीह के लिए आते हैं। तो इन्होंने जो हमने टीवी पे देखा, ये रज़ाइयाँ लेके, कपड़ा लेके वो ऑयल को पानी में यूँ डाल के फिर डब्बे में निचोड़ रहे थे। मतलब एक एटमी मुल्क है, और इतना एक तरक्की याफ्ता कंट्री हम अपने आप को कहलाते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें जब नज़र आती तो शर्म से के मारे हमारी नज़रें झुक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे कि हम इस तरह के काम करते। तो ये फायर फाइटिंग का जो मैटर है पूरी कराची में बड़ा अहम मैटर है। अभी हम इस बिल्डिंग में भी आ रहे थे, यही तबसरा कर रहे थे कि हम पहले देखें यहाँ पे इंतजाम नहीं, हमारे अंदर रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है 3 लोगों को ट्रेन जो कि उनके हाथ में दिया हुआ है कि आपने चलाना कि यहाँ आग छाग लग जाए। तो ये आपने रखा है ना, क्या ये इतना बड़ा जो शहर है 4 करोड़ का, इसमें इंतजामिया को, इस पर कितने शॉपिंग मॉल हैं। आपको एक बात बताऊं, कल के बाद हमने दोबारा उसको हिला के भी चेक किया कि वो कहते हैं। मोहम्मद अनवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? देखें, असल में निशान साहब, सानियात जो ना तसलसल से हो रहे हैं।
अच्छा, एक सहाने के बाद कोई बड़ा होता है, लेकिन बदकिस्मती ये शायद हम लोग शॉर्ट मेमोरी लोग हैं और हम सब भूल जाते हैं। अब एक बिल्डिंग में होने के बाद हमें ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है शायद ये अब रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कोई इंसिडेंट किसी वक्त भी हो सकता है। तो उसके लिए मेंटली तौर पे एक तो हमें अपने तालीमी इदारों में भी बच्चों को वैसे ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, लेकिन उसकी कंटिन्यूशन नहीं होती, कि उसका फॉलोअप नहीं होता कि आया वो हमने जो ट्रेनिंग दी थी या जो चीज़ें की थी वो हो भी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये मार्केट शॉपिंग सेंटर जो है, मैं अपने तौर पे समझता हूँ, देखें अभी बिजली का मसला है इस शहर में, मुल्क में लोगों ने सोलर लगा लिया, गैस का मसला है सिलेंडर ले लिया, पानी का मसला बोरिंग करा ली, और मेरे ख्याल तालीम से का मसला तो जाली डिग्रियां बनवा ली, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। हाँ सही बात है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। हाँ ये ऐसा भी है जाली डिग्री का। मैं तो मेरा कहना मतलब ये जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से अब हमें अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स खुद लेने पड़ेंगे एहतियाती तौर पे, कि घरों में भी, मार्केटों में भी, शॉपिंग प्लाजा में भी, जिस तरह सफाई के लिए हमने प्राइवेट स्वीपर्स और लोगों को हायर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये चीज़ों को हमें चलता देखना रहेगा। चाहिए। अच्छा आलम भाई, आपके लिए सवाल ये आया है कि क्योंकि सानिया के साथ साथ हमें लोगों को एजुकेट भी करना है, ठीक है, जबकि सानिया कोई भी हो, एक डिग्री होल्डर टैक्सी सर्विसेज दे रहा है, जो कि आप कॉल करते हैं टैक्सी आती है, और जो जिसके पास डिग्री नहीं है वो एक ओहदे पर फाइज है, तो जस्टिफिकेशन कैसी होगी मुल्क की? असल में आपने सवाल के अंदर सवाल को घुमा दिया। जो आपका सवाल का पहला हिस्सा था वो इस तरीके से है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं इनमें हमने अवेयरनेस किस तरीके से लानी है। अब देखें यही सानिया हुआ तो लोग जो है, कल हमने देखा अभी मुकम्मल तौर पर ये आग ठंडी नहीं हुई, ठीक है, तो लोग जो है इसमें जो है पब्लिक जो है अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे ही तो है। उन्हें रोका जा रहा था। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब ऐसा कोई सानिया हो जाता है तो हमारी पब्लिक को ये चाहिए कि स्पेस दे, वहां पर फायर फाइटर जो गाड़ियां आ रही होती हैं उनको जगह दे, रास्ता दे, एम्बुलेंसेस को जगह दे, 1.5 घंटे बाद आई जो ना? हाँ जो ऐसे इदारे हैं उनको जगह देनी चाहिए कि भाई वो अपना काम करें। तो हम लोग वहाँ तमाशा देखते हैं, और हमारी बदकिस्मती यही है, हमारे जितने भी सियासी लोग हैं या समाजी लोग हैं वो आते हैं अपने स्कोरिंग के लिए, वहाँ पर वीडियो बन रही है, भाई बयान चल रहा है, ये चल रहा है। भाई जो उस वक्त की डिमांड है, वक्त क्या कह रहा है कि इस वक्त जो है हमने जाने बचानी है किसी भी तरीके से, तो तमाम लोग वो काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारी कौम में जो है एजुकेशन की कमी के साथ साथ जो है अवेयरनेस नहीं है। तो इसी लिहाज से फिर दूसरी बात यह है सर कि मैंने कल भी आपको कॉल पे यही बात कही थी कि हमारी बदकिस्मती है, जब भी कोई वाकया ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन होता यह है कि हम करते फिर भी जो है कुछ भी नहीं है, और फिर नेक्स्ट जो है ऐसे ही जो है वाकयात हो जाते हैं। अब यहाँ पर आज जो है ये बात जांची जा रही है, ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये पहले कहाँ सोई हुई थी? यहाँ क्या इनके जो जितने इतने बड़े एसी रूम्स में ये बैठे हुए हैं, इतनी गवर्नमेंट की जो है लग्जरी लाइफ जो है ये गुजार रहे हैं, क्या ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि हज़ारों की तादाद में, ठीक है, कि लोगों की अमवात हो जाए और वहाँ पर ये सिर्फ ये बयान आ जाए कि जी इतने का नक्शा था, ये बिल्डिंग वालों ने गैर कानूनी बना दिया। तो भाई आप क्या कर रहे थे? आप सोए हुए थे? आप इसी चीज़ की तो सैलरी ले रहे हैं, आप इसी काम के लिए तो बैठे हुए हैं, आप इसको चेक करें। फिर दूसरा जो है, हर जितने भी प्लाजाज हैं ये शॉपिंग मॉल में, इनमें मेंटेनेंस कमेटियां होती हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने बात की, हम भी देख रहे हैं कि 5,500 रुपए की पर्ची जो है वो बाकायदा जो है सोशल मीडिया पे आ रही है, ठीक है, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बड़ा रो रहा है, धाइयाँ कर रहा है। भाई आप 60-70 लाख रुपए मंथली और करोड़ों रुपए आपको जो है सालाना इसके ऊपर आ रहे थे, आपने उसके लिए क्या किया? हमारे तो जितने भी अभी भी देख लें, आज जाएं आप सदर के तमाम माल्स में चले जाएं, दीगर जगह पे चले जाएं, इन्होंने इतना भी नहीं किया होगा। हम देखें इदारों को, हम देखते हैं, हम उस शहीद को भूल गए जो दूसरों की आग बुझाते बुझाते खुद अपनी जिंदगी दे गया, ठीक है ना। लोग काम करते हैं, लोग काम करने तो दें। अब यही दुकानदार जो हैं हजरात ने आधा सामान अंदर रखा होता है, आधा सामान इन्होंने गैलरियों में रखा होता है, ना चलने की जरूरत होती है। मुझे आप बताएं कि वहाँ जो है ऐसे इदारे कैसे पहुंचेंगे? रोड हमारे ऐसे, और फिर जो है
हम हर जगह पे एक कॉन्फ्रेंस करने में, पहले दिन से ये कहता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस करने में, कोई प्रोग्राम करने में करोड़ों रुपए जो है वो फंड जो है हम यूज कर जाते हैं। लेकिन वो चीजें जहां हमें करनी चाहिए कि जब आग लगती है तो पानी भरने के लिए इन जो फायर फाइटर हमारी गाड़ियां, इनमें जो है पानी भरने के लिए हमारे पास जो है मोटर्स नहीं होती, या उन इलाकों में उस टाइम बिजली नहीं होती। यहाँ आ रहा तो यार बिजली नहीं है, 1.5 घंटे बाद बिजली आएगी, हम गाड़ी भर के आएंगे, तो 1.5 घंटे बाद वहां बचेगा क्या? तो हम एज ए नेशन सबसे पहले देखें, सब आपने अपनी कौम को जो है एजुकेट करना होगा, उनमें अवेयरनेस लानी होगी, और उनको ये बताना होगा उनके हक क्या है और हकूक क्या है, और वो ले किस तरीके से सकते हैं। हम तो अगर किसी को मेयर बना देते हैं, मेयर आए 23 घंटे बाद, कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में थे, जहां भी हो, तकरीब देखें तकरीबात को ऐसे मंसूख- नहीं है। हमने देखा है ये दुनिया के अंदर, अगर किसी का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी गैर मुल्की दौरे पे होता है, अगर कोई भी सानिया उनके शहर में, मुल्क में हो जाता है, वो फौरन अपना दौरा मंसूख करके वापस पहुंचते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये एक बात- अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप मेयर बाहर है ना, मेयर की मशीनरी तो पहुंचे, ठीक है ना, तो भाई आप वहां खड़े हों, जब आप खड़े होंगे आपके इदारे खुद ब खुद जो है एक्टिव हो जाएंगे कि भाई वहां पर मेयर खड़ा है, या वहां कमिश्नर खड़ा हुआ है, वहां सीएम आया हुआ है, वहां मिनिस्टर खड़े हुए हैं, तो लोग जो है काम करेंगे, वो इदारे वहां पहुंचेंगे। यहां पर क्या होता है कि जी आग ठंडी हो जाए, रास्ते खुल जाए, प्रोटोकॉल लग जाए, लाल जो है वो कारपेट बिछ जाए, फिर नवाब साहब आएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे, आपके लोग आए काम करने के लिए, वो मर गए, वो लावारिस शहरी थे, और हम उनको 1 करोड़ रुपए का जो है मुआवजे का ऐलान करते हैं, और वो भी देना नहीं है। नहीं, वही आप मुझे कल भी एक बताएं, सवाल था कि आप चेक मुझे कैश नहीं बताएं होता। जिशान भाई कि एक जान का जो है मुआवजा क्या 1 करोड़ रुपए? और वो भी कैश नहीं होता। कल भी ये वाली बात है कि कुछ चेक भी तो नहीं मिल होता जाते हैं, भाई, ये कैश नहीं टीवी के होता। ऊपर सिर्फ ऐलान होता है, आज तक हमने नहीं देखा कि किसी को मिला हो। ठीक है, अगर मिलता भी है तो जो असलो रसूख रखता होगा, जिसके सोर्सेज होंगे, वो जाके इनसे निकलवा सकता है। सही। बाकी आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो डेड बॉडीज अभी तक ये नहीं दे सके, वो पता ही नहीं है कि कितने लोग अंदर रह गए हैं, क्या हुआ है। कल जो है सिविल हॉस्पिटल से जो एक मैसेज उनकी जो है चला है कि भाई आप आए, उनके जिनके लवाकिन, जिनकी जो है अभी लोग लापता हैं, वो आए और यहाँ अपने सैंपल लें। लेकिन आलम भाई, ये भी आपके लिए सवाल है कि आलम भाई से पूछेंगे, जो बात खरी करते हैं हमेशा। मेरा नाम तजस्सुस अली खान है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आलम भाई, अभी तक जो बंदे गायब हैं, आखिर उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गई, इसके पीछे का मामा क्या है? क्योंकि अभी तक हड्डियां भी नहीं मिली, और हड्डियां जो है वो मतलब वो जो स्कल्प है वो तो रहता है ना, आपकी जो मेन खोपड़ी है वो तक नहीं मिल रही, चले बाकी बॉडी जल गई है। देखिए, इसके लिए तो जैसे कि भाई ने सवाल किया, हम तमाम एज ए नेशन जो हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग अभी तक लापता हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सलामत जो है उन्हें अपने घरों तक पहुँचाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये लाजमी तौर पर ये देख रहे हैं कि इतनी तीसरे दर्जे की जो आग थी, और इतने घंटों से, इतने दिनों से लगी हुई है, अभी तक वो ठंडी नहीं हुई है, और वो लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हर चीज़ के ऊपर कादर है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सलामत जो है उनको रिकवर हों वो। बिल्कुल। और एक भाई का वाकया जिन्होंने छत से टॉर्च मारी कल, और वो बचे, तो अल्लाह ताला किसी को भी। बिल्कुल ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कहते हैं ना कि जान बचाने वाला जो है ना, वो रब की जात में है, मारने वो वाले से बचाने वाला बेहतर हर है। चीज के ऊपर कादर है। तो अल्लाह, जितने भी हम खुद जो है साबे औलाद हैं, बहन भाइयों वाले हैं, ठीक है, और हम यही चाहते हैं उनके दुख के अंदर बराबर के शरीक हैं। अभी कल एक फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था कि जिस तरीके से उनकी बच्ची जो है डिनर सेट लेने के लिए गए अपनी शादी के जिसकी लिए, थी ब्राइड टू बी, तो वो उनकी शहादत हो गई। तो अब ऐसे सानहात को देखें, चैनल पे बैठ के लफ्जों में हम कह देते हैं, लेकिन दर्द वहीं महसूस किया जा रहा है उस फैमिली के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही मेरी बड़ी अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कहती हैं कि सेक वहीं पे महसूस होता है जहां पर आग जल रही होती है। बातें करके तो बड़े हम आगे चले जाते हैं। मैम आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये ब्राइड टू बी की जो बात हमने की, और वो लड़की का मैसेज था, शॉपिंग मुकम्मल हो रही है, मैं 10 मिनट में मॉल से निकल रही हूँ, और उसके बाद एक इत्तला आती है कि राब्ता खत्म हो गया, आग लग गई, वो बच्ची उसी में थी। ये क्या था, क्या कहेंगे बीइंग अ फीमेल? अगर आपसे पूछा जाए तो एक बड़े ख्वाब होते हैं बच्चियों के, घर वालों के, कि बच्ची अपने पिया के घर जाएगी, इस बारे में क्या कहेंगी? जैसे सबने कहा कि एक सोगवार सी कैफियत है,
कल पूरे दिन हमारे घर यही हुआ है कि टीवी चलता रहा है ऐसा ही है। और हम लोग वो ये कि एक लम्हे की खबर देख रहे थे कि शायद कोई जिंदा निकल आए। वो 30 घंटे बाद जिन्होंने मोबाइल की टॉर्च से अपने आप को दिखाया कि भाई मैं हूँ यहाँ पर, तो हमारी दुआ है कि जो लोग नहीं मिल रहे वो वहाँ से जिंदा सलामत इंशाल्लाह आमीन। वापस रिकवर हो जाए। दूसरी बात ये कि बीइंग अ फीमेल, मैं यही कहूँगी कि हर लड़की के ख्वाब होते हैं। वो लड़की तो चली गई, अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन उनके जो घर वाले हैं जाहिर सी बात है कि वो उनका मदावा नहीं है। ऐसा ही है। और मैं तो बस यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे आमीन। इंशाल्लाह, और सब बच्चियां खैर खैरियत से अपने घरों की हों। ये जो सानिया हुआ है, ज़ाहिर है मैं भी मेरी भी बेटी है, तो मुझे खुद कल बहुत सदमा हो रहा था ये खबर देखकर और सुनकर। इस तरह की बहुत सारी बच्चियां वहाँ थीं। मतलब एक तो मेरे ख्याल में कपल ऐसा भी है कि जिनके बारे में आ रहा है कि वो न्यूली वेड थे और उनकी अभी कोई खुशखबरी थी इस तरह की। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें हैं कि हम वाकई सदमे में। और खुशखबरी की बात 3 जाने चली गई। एक जो दुनिया में आने वाला है, 2 माँ बाप है। तो अल्लाह ताला से ही सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक इंतहाई अफसोस वाली बात, और इसको मैं इस बात को ही आगे बढ़ाऊंगा जी जी जी। कि इंतहाई अफसोस वाली बात और सारी एहसास की बात है। 2 मिनट को अगर हम इन चीज़ों को देखें और एहसास करें तो ये एक ऐसा लग रहा है कि सबके अपने अपने घरों के मसले, और ऐसा ही है। एक माँ, एक बाप, एक भाई बाहर खड़ा हुआ है और इस इंतज़ार कर रहा है कि पता नहीं भाई बच के अंदर से आएगा, बहन बच कर आएगी, बेटा बच कर आएगा, नहीं आएगा। और वो फिर इतना प्रोलॉन्ग हो रहा है कि 2 दिन बाद या एक पूरी रात के बाद सुबह उसको पता चल रहा है कि नहीं, बच्चा नहीं आ सकता वो। और सर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि एक डेथ होती है ना सडनली, आपको पता कि बंदा की डेथ होगी, लड़का या लड़की है, जो आपका इंतज़ार आपको मारता है और उसके बाद खबर ही आती कि वो नहीं बचा, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। एक एक सेकंड अगर आप वो करें तो एक एक सेकंड के लिए वो जो बाहर लोग खड़े हैं वो भी मर रहे हैं। ऐसा ही है। चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ भी कहूँगा कि हम हर दफ़ा आंसू बहाते हैं, अफसोस करते हैं कि एक सानिया हो गया। थोड़ा सा हम उनसे सबक हासिल कर लें। अब ये तो सोचें कि जिन जगहों पे अगर आप अभी सर्वे करें कराची में, तो बेशुमार मार्केट्स ऐसी हैं कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो अभी सांस लेना मुश्किल है वहाँ। ऐसा ही है। आप लियाकताबाद सुपर मार्केट चले जाएं, सही है, आप जामा क्लाथ चले जाएं, और दूसरी बेशुमार इस तरह की मार्केट होंगी कि जब वहाँ पे आप जा रहे हैं तो अल्लाह ना करे कोई अगर ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन लेकिन सर मैं पॉसिबल है। एक अब बीइंग आम शहरी, ठीक है, जहाँ पर स्पेस बहुत खुली है, जहाँ पर बड़ी कुशादा रास्ते बने हुए, वहाँ पे फिर हम जैसे लोग तो जा नहीं सकते ना। जो कि अगर आप लियाकताबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी 800-900 का 3 पीस सूट लो क्वालिटी में मिल जाता है, लेकिन जब आप बड़े मॉल में जाते हैं तो 2500 सूट शुरू होता है। सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पब्लिक और ज़्यादातर लोग इस वक्त अभी भी तकरीबन 70% हमारी जो लोग हैं वो उन्हीं मार्केटों में जाती है, जैसे लियाकताबाद हो गई, गुल प्लाजा हो गई, सही है, गुल प्लाजा हो गया, सदर हो गया, ये सारी मार्केट, जामिया क्लॉथ हो गया, क्लॉथ हो गया। तो इनको सेव करना भी हमारी हमारी हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वहाँ पे आप जाके देखें कि इलेक्ट्रिक के तार जो ना किस तरह से वहाँ पे वायरिंग हुई हुई है, उनको सेव कर लें। कुछ जो है ना हम ऐसी एहतियाती वहाँ पे कर दें। आप स्पेस नहीं बड़ा कर सकते वहाँ पे, लेकिन ये कि हम ये तो कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा सिक्योर कर दें उन जगहों को। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ले आए कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको फौरी तौर पे, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, अगर फौरी तौर पे हमारा एक सिस्टम बना हुआ होता तो इतने हम इस स्टेज पे नहीं जाते जहाँ पे हम चले गए हमें। और दूसरी बात है कि देखने वालों से मैं कहूँगा कि हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि अगर हादसा होता है तो भगदड़ नहीं मचानी है, क्योंकि अक्सर जो डेथ्स या बात होती हैं वो इसी वजह से होती है कि शोरगुल मच जाता है, लोग ऑपोजिट सिम्ट में भागते हैं और फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। हम आते हैं जी बैक टू द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें और हम सबसे पहले आलम शेरवान भाई से बात करेंगे, फिर लोगों से बात करेंगे। यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आने के बाद जो हमारा तालीम का मौजूद उसको हम जारी सारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम वापस आते हैं। अब चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब, एक सवाल आपसे कि आपका जो एक
नोटम निकला कि अब स्कूल जो है वो 9 बजे लगेंगे क्योंकि सर्दी हो गई है कराची में और ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ गई क्योंकि कराची वालों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद भी ऐसे हवा में पर्चे को उड़ाया गया और कहा यह गया कि हम तो अपने टाइम पर खोलेंगे। तो फिर नजर सानी क्यों नहीं होती है स्कूल्स पर? कोई भी स्कूल हो, वो गवर्नमेंट वाले तो बेचारे वाकई में टीचर वैसे ही देर से आते तो ठीक है 9 बजे चल जाती है, प्राइवेट स्कूल्स वालों ने भी नहीं माना इस फैसले को। मैं समझता हूँ एज ए चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन हमें मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हमेशा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है और वो 1-2 साल पहले से बनती हैं। ठीक है। हमारी बाकायदा एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी एजुकेशन, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, ये बैठते हैं और पूरे साल का कैलेंडर बनाते हैं और उस पर गौर व होश अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है। सारी दुनिया को पता है कि कराची में अब सर्दियाँ जनवरी में शुरू होती हैं कई सालों से। अब ये जो दिसंबर में हम बचपन से छुट्टियाँ यही देख रहे हैं 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है और आगे चलता जा रहा है। तो क्या इनको ये अक्ल और शऊर नहीं है कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं? फिर मेरा दूसरा सवाल सबसे आपसे, मुझसे, ऐसी कौन सी सर्दी आ गई है जिसमें हम टाइम टेबल चेंज करें कराची में? कराची में कुछ दिनों के लिए सर्दी का टेम्परेचर नीचे आता है। आपको पता है कनाडा, अमेरिका, यूरोप कंट्रीज में बर्फ पड़ रही होती है, बच्चा बर्फ बैग लेके खड़ा होता है, उसकी बस आती है, वो चढ़ता है। तो कौमें तो इस तरह बनती है ना। नहीं, लेकिन मसला ये कि फिर जब वहां पर अमेरिका, लंदन, कनाडा में आता है तो हुकूमत गर्म इनर वार्मर देती है, उनके क्लासेस के शीशे लगे होते हैं। तीसरा, उनकी जो बसेस हैं उसके अंदर भी वार्म सिस्टम होता है, जबकि हर चीज़ का बेड़ा हमेशा से हमारे आलिम शेरवान कहते हैं कि अगर तालीम की बात की जाए तो 80% से हम बात कर लेते हैं, 90% की मैं बात नहीं करूंगा, 80% पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है ना कि अगर चले ठीक है ठंड है और बच्चों के अगर किसी स्कूल के शीशे नहीं है तो गवर्नमेंट ने कभी ये भी तो नहीं कहा कि ठीक है ये प्राइवेट स्कूल है, बच्चे तो मेरे मुल्क के है ना, पाकिस्तानी है बच्चे, तो हम शीशे लगवा देते हैं। ऐसा भी नहीं होता। सर देखें, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, मगर गवर्नमेंट, चूँकि हमारा मुल्क इतना पैसे वाला नहीं है जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करके हर जगह पे तो लगता है ना स्कूल को जो है वो फैसिलिटेट करे। मैं फिर वहीं आता हूँ कि हम एक नुमाइशी कौम बनते जा रहे हैं। ज़रा सा भी कोई मामला होता है हम उस पर चीख और पुकार शुरू करते हैं। 15 से 20 दिन सर्दी आती है, हम सब तिलपला उठते हैं, गवर्नमेंट अलग, हम अलग, माँ बाप अलग। वजह क्या है कि क्या बच्चे को सर्दी बर्दाश्त नहीं करनी? क्या वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उसको बहादुर बनाने के लिए उसको मौसम के गर्म और ठंडे चीज़ों में नहीं डालना? थर पार्कर में या दादू में या जैकबाद में 50 लेवल पे गर्मी होती है, 52 डिग्री पे गर्मी होती है, तो वहाँ क्या 3-4 महीने स्कूल बंद कर देने चाहिए? ऐसा नहीं है, हम बिला वजह इस मामले को उलझा रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी सर्दी आती है तो हम चिल्लाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हम गरीब लोग हैं। गरीब लोग क्यों हैं? हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तरक्की सिर्फ सर्दी में नहीं होनी चाहिए ना, बच्चे फिर हॉस्पिटल में होते हैं। अच्छा जी, आपसे पूछा जाएगा, हम पूछते हैं वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर साहब से कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का तालीमी इदारों में क्या किरदार है? निशान साहब देखें, असल में एसोसिएशन का बेसिक रोल जो है वो ये है कि स्कूलों को एसोसिएट करना, और आप देखें कि मुल्क को चलाने के लिए जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, सियासी पार्टियाँ होती हैं, ऐसे ही हर सोशल वर्क में या इंडस्ट्री में कोई ना कोई नुमाइंदा होती है, CBO होती हैं, मुख्तलिफ यूनियंस होती हैं। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की भी अपनी एसोसिएशन है, और डेफिनेटली डिपार्टमेंट हर किसी को तो नहीं बात करेगा, तो वो जो नुमाइंदे हैं हमारे, जो दोस्त होते हैं, जो सराउंडिंग से लोगों का सिलेक्शन होता है। और आप एक मज़े की बात देखें कि हमारी जो एक एलीट क्लास है या हुक्मरान जो एक तबका है, उसका सिलेक्शन जो लोग करते हैं वो बड़े मतवसत तबके से या लेबर तबके से लोग होते हैं, लेकिन उनके जो लीडरान होते हैं वो आप देखें बड़े एलीट क्लास से होते हैं आप। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर स्कूलों में देखें तो ये मैं समझता हूँ तालीमी शऊर है कि जो हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो भी हमारे दरमियान के होते हैं, कि वो अपने लोगों की, अपनी सराउंडिंग के, स्कूलों की, अपने शहर के दोस्तों के मामलात जो हैं, क्योंकि वो उन्हीं मामलात में खुद इन्वॉल्व होते हैं,
और उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बहुत आसानी से जो इश्यूज होते हैं उनको आगे तक फॉरवर्ड कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के दरमियान एक समझिए ब्रीच का रोल प्ले कर रहा होता है, एसोसिएशन प्ले कर रही होती है, और दोस्तों का एतमाद होता है। ऐसा नहीं होता है एसोसिएशन खुद ब खुद खड़ी हो गई और कुछ लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी, उनके बैक पे और बहुत सी एसोसिएशन काम कर रही हैं, सब अपनी अपनी जैसा अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। डिपेंड करता है स्कूल उनके साथ हैं या नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी हिमायत होती है। ऐसा नहीं कि उनकी हिमायत नहीं होती, बगैर हिमायत के उन्होंने एसोसिएशन कर दी। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि देखिए बेसिक मकसद तो यही है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए, बच्चों की तालीम की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते हैं। सही। एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव विजडम, उसका डिफरेंस तो आता है। आप जब सर्किल में बैठते हैं, दोस्त डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के इदारे का विजिट करते हैं, तो वहाँ एक सीखने का मौका मिल रहा होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए ओपनली कि हम गए वहाँ से, हमने ये लर्निंग हुई हमारी। फिर वो हमारे वीक स्कूल कि जिनके अंदर अगर फैसिलिटीज़ नहीं होती तो वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं आपस में, ऐसा भी इस तरह का मैकेनिज्म है। और एक टर्म यूज़ होती है छोटे स्कूल की, तो वहाँ कुछ लोग बड़ा उसको मायूब समझते हैं। छोटे स्कूल से मुराद ये नहीं कि कोई खुदा ना खासा कोई उस लिहाज से हम किसी को छोटा किसी को बड़ा शो कर रहे हैं कि कोई कैटेगराइज किया जाए। छोटे स्कूल से मुराद ये हमारी होती है कि वो स्कूल जिनके पास वसाइल बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो काम, जो रोल प्ले कर रहे हैं, एफर्ट्स, उनकी जो मेहनत है, कम वसाइल में मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जो दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो चीज़ है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ये छोटे स्कूल हैं, खुदा ना खाते ही नहीं, छोटे बड़े को डिफरेंस के, बड़ा आदमी है छोटा है, ये किसी बड़ी छोटी क्लास की बात नहीं होती उसमें। तो एक तो ये चीज़ होती है। तो ये जो अगर मैं कहूँ कि छोटे स्कूल बड़े स्कूल, तो वो थोड़ा सा, लेकिन मैं ये सर ये जरूर कहूंगा कि जिस स्कूल से आप पढ़े हैं ना, वो दुनिया का बड़ा स्कूल है। बिल्कुल ऐसे, लोगों के लिए वो छोटा है, लेकिन आपके लिए वो बड़ा है क्योंकि वो आपको तालीम दे रहा है। तो हमेशा वो कहते हैं ना बड़ा ही क्यों। मुझे रमजान में सवाल आया कि आप बताएं कि कयामत क्या है, तो मैंने कहा जिस दिन आप मरते कयामत शुरू हो गई है, बाकी मेन वाले को छोड़ें। आलम भाई आपसे वैसे सवाल का जवाब मैं ही दे दूं कि 10% फ्री शिप देते हैं या नहीं प्राइवेट स्कूल वाले। तो एक हालिया ही वाकया हुआ जिसके अंदर मूवीज बनाई गई कि हमें फ्री मिलता है या नहीं मिलता, तो ये शायद वही उसी का पहलू होगा कि जो फ्री बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल 10% फ्री शिप देते हैं या नहीं? असल में जान भाई बात यह है कि इस बात की तशरीह इस तरीके से की जाएगी कि जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जो हमारा डायरेक्टरेट है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये लॉ मौजूद है कि हमने 10% जो है वो फ्री बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स भी और सिविल सोसाइटी जो है इसकी तशरीह जो है वो गलत मायनों में लेके जाती है। असल में होना ये चाहिए कि 10% वो बच्चे जो जिस तरीके से हम कहें कि वो बहुत पढ़ने में तेज हों, ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन उनके पास वसाइल ना हो, ठीक है, वो प्राइवेट इदारों में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ये असल में दिया गया है कि वो 10% आप बच्चे लें और उनको आप तालीम दिलाएं, उनको तालीम आप दें कि जिनके पास वसाइल नहीं है। लेकिन हमारे पास ये समझा जाता है, चाहे उनके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा जो है घर भी है, बहुत वसाइल भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके बच्चा प्राइवेट स्कूल ने फ्री पढ़ाना है, ठीक है ना। अब देखें कि यहाँ पर जो है ये कितनी नाइंसाफ़ी है और जुल्म की बात है प्राइवेट सेक्टर के साथ कि आप गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं देती। अगर रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं तो उसकी हम फीस भरते हैं, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है, कोई किसी भी यूटिलिटी बिल में हमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। हमने बिजली का बिल भी पूरा नहीं भरना, बल्कि उसको कमर्शियल भरना है, ठीक है। इसी तरीके से गैस का, टेलीफोन का और दीगर तमाम चीज़ें, ठीक है। सिक्योरिटी भी हमने प्रॉपर जो है उसका बंदोबस्त करना है, ठीक है। सफाई का भी हमने बंदोबस्त करना है, इलेक्ट्रिक का भी हमने बंदोबस्त करना है। अब आप देखें, सुबह स्कूल खुलते हैं और बिजली की जो टाइमिंग होती है वो लोड शेडिंग की वही होती है, ठीक है। उसमें लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की मिलती ही नहीं है, लेकिन बिल हमें 50-60 हज़ार रुपए के वो भेज रहे होते हैं, ठीक है। उसमें कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। और उसके मुतबादिल जो है हमने जनरेटर चलाना है, पेट्रोल डीजल यूज करना है, या सोलर सिस्टम हमने लगवाना है, ठीक है। तो उसके बदले में जब गवर्नमेंट हमें देती कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर आपका इतना बड़ा बोझ जो है अपने जिम्मे लिए हुए है, तो आप उनको इन चीज़ों से निकालें, ठीक है, और अपना आप गवर्नमेंट का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आप बेहतर करें। आप एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर को 2 से 2.5 लाख रुपए जब सैलरी दे रहे हैं
और इतने मुरब्बा गज के ऊपर आप लोगों ने जो है बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, तो उनके ऊपर आप जरा ध्यान दें ना, वहां पर वो आप करें। और वहां तो आप इतने बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को बोलें कि जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते वो इधर गवर्नमेंट में आके पढ़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जितने भी फिलासफर हैं सोशल मीडिया के, ठीक है, उनको बात करनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल की कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर क्यों नहीं टाइम पे आते, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं सही होती, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, आपके टैक्स से वो स्कूल चल रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन नहीं, वहां गवर्नमेंट की तरफ कोई बात नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो एक शख्स ने एक इदारा बनाया है और उस सोसाइटी में कुछ वो दे रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे जो है ना तमाम फिलासफर लग जाएंगे और फिर जो है इसी तरह कोर्ट्स में चले जाते हैं। फिर अभी आपने हालिया देखा कोर्ट में जब फैसला गया तो इंतहा तक गया, उसमें पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन और उसकी जितनी भी दीगर एसोसिएशन थी, एक ग्रैंड अलायंस बना और उसने जो है अपनी काविश से इस जो है फैसले को जो है वो वापस करवाया। और ये 10% का जो है इंशाल्लाह, जब हमारे चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब की एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई तो उनको जब हमने ये बताया कि यहाँ तो 1000 और 2000 फीस लेने से भी स्टार्ट होते हैं स्कूल, तो वो हैरान थे कि ऐसे स्कूल भी हैं कराची के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर जो इतने लो कास्ट के ऊपर जो है वो दे रहे हैं। हम जब एक प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है 20,000, 25,000, 15,000 वाला स्कूल, ठीक है। आप हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएं, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 तक, 3,000 तक जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। 800 रुपए भी फीस है स्कूल बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बोले ना कि जो स्कूल 1,000 लेता है या 800 रुपए लेता है, उसको आप बोले 10% आप फ्री भी करो, आप कमर्शियल बिल भी भरो सारे, ठीक है। और दीगर, अच्छा, उसके अलावा जिस अफसर को घर से रोटी नहीं मिलती, ठीक है, वो लेटर लेके हमारे स्कूलों में पहुंचा होता है। वो सुबह से रात को जो है ना मैप पे निकाल लेता है कि फलां इलाके में फलां स्कूल है, ठीक है। मैंने आपने बोर्ड क्यों लगाया हुआ है, आप देखें ना इस मुल्क के अंदर बोर्ड क्यों लगाया है, आपने ये बोला क्यों है बच्चे को कि आप स्कूल में आके पढ़ो, ठीक है। ये हमने बोर्ड स्कूल के ऊपर लगा दिया तो इसकी आपने फीस भरनी है। नहीं, लेकिन ये तो अवेयरनेस है कि आलम भाई को ये बताएं कि आपके ऊपर जितने भी अफसरान आते हैं वो बेचारे इस वजह से आपके ऊपर आकर चढ़ाई करते हैं कि बीवी कहती है सुबह हमें 5,000 का सूट लेना है, वो बेचारा क्या करे। मैम, आपके लिए एक सवाल आया है कि लड़कियों को इस वजह से तालीम से अभी तक दूर रखा जाता है कि हम को में नहीं पढ़ाएंगे, जो बिगड़ने वाले होते हैं वो तो वैसे भी बिगड़ जाते हैं। तो अब इस डिफरेंस को हम कैसे ख़त्म करें, या स्कूल वाले कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि फीमेल और मेल को एक ही टाइम पर अलग अलग बिठा सकते हैं? देखिए, फिर बात वही आ जाती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो पहले ही बहुत महदूद अमाउंट के अंदर इतनी वास्ट लोगों को तालीम दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं आलमशेर भाई की बात का एक उसमें वो करूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से 9 मैट्रिक की जो फीसेस हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट के बच्चे तो फ्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हम 9 मैट्रिक के बच्चों की जो फीसेस जाती हैं वो बच्चे वो भी दे रहे होते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस और एनरोलमेंट फ़ीस। फिर सिर्फ 10% तक महदूद नहीं है हम लोग, हमारे पास ये भी शर्त रखी जाती है कि जो सिबलिंग्स आ रहे हैं, अगर 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, तो उनकी फीस 50% भी रखी जाए। एक को फ्री कर दें, एक फ्री होगा, ठीक है, एक जो है वो हाफ फीस होगी, तो हम वो भी दे रहे होते हैं 10% से हटके। मतलब हमारे ये भी स्कॉलरशिप में जा रहा होता है कि हम ये भी दें। तो ये इस तरह की चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि फ़ीमेल के हवाले से, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत 5% के हम वहाँ की बात नहीं कर सकते जहाँ पे लोग हो रही हैं, बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन वालिदैन ये कहते नहीं वहाँ तो लड़के पढ़े, हम तो नहीं भेजेंगे। तो मतलब बच्ची को, देखिए, ये कंजर्वेटिव पेरेंट्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम उन्हें गारंटी और श्योरिटी ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी छोटे स्कूल हैं, आप यकीन करें, हमने CCTV कैमराज लगाए हुए हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि पेरेंट्स अगर एडमिशन के लिए आते हैं तो हम उन्हें दिखाते हैं कि देखें हमारी क्लासेस में CCTV कैमराज है। कुछ पेरेंट्स का होता है सवाल कि आपके यहाँ गर्ल्स अलग बैठेंगी, बॉयज अलग बैठेंगे, अच्छा, आपने जो कोई पेरेंट्स में से जो मर्द हजरात आते हैं, विद सॉरी मैं कहूंगा, उनकी अपनी अगर दोस्तों की फहरिस्त निकाले तो खवातीन सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन वो अपनी बच्चियों पे बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। सर से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और सिंपल एक बात है जी कि अगर पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर बढ़ाना है तो बच्चों को तालीम की जो दायरा है उसको वसी करते हुए आगे बढ़ाना है। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी। शाहना साहब।
हाँ, सैयद मोहम्मद फरीद साहब, बिल्कुल जी, सॉरी कि आपको हैंड माइक पे बात करनी पड़ती है। ऐसे मुझे ये बताइएगा कि अक्सर और बेशतर जो है वो प्रेशर डाला जाता है लड़कों पे या लड़कियों पे। अच्छा, उनके लिए ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि अगर वो लड़की होगी या लड़का होगा, ऑपोजिट जेंडर एवरी टाइम अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि आपका जो एक सिनेरियो है कि आपको एक कंजर्वेटिव माइंड के साथ ही बच्चे को एतमाद देकर आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे? Exactly, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि एक तो ये कि हमारे पास जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा कोई पीरियड फ्री नहीं जा रहा होता, बट क्लास कहीं खाली नहीं जा रही होती। जैसे मैं नहीं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के स्कूलों में बहुत सी क्लासें फ्री पीरियड जा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे तो बच्चों के पास एट ए टाइम जो है उनकी आप मदर कह लें, फादर कह लें, जो टीचर्स होता है वो मौजूद होता है। पहली बात तो ये। फिर वो बच्चे बचपन से जो ना एक माहौल में रहते हुए आ रहे हैं, उनको कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हो रही कि वो किसी गर्ल्स के साथ बैठ गए या बॉयज़ के साथ बैठ गए, कि उनको कोई जहन में कोई चीज़। हमने जो हमारा जो एक मतलब मैं अपना कि जिन स्कूलों में बाकायदा एक ये सेपरेट एकदम से फिर आते हैं बच्चे, तो वहाँ ये ज़्यादा चीज़ें इशू आते हैं। लेकिन जो बचपन से एक साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं ना बच्चे, वहाँ पे ऐसे कोई खुदा न खास्ता हमारे पास इशू नहीं आते। हमारे टीचर भी मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा माहौल मिला हुआ होता है, वो बच्चे अच्छे माहौल में आगे चल रहे होते हैं और आगे उन्होंने ज़िंदगी में जो है जो जाना है उधर कहीं भी उन्होंने किसी भी माहौल में लेके उन्होंने बच्चियों ने भी काम करना है, बच्चों ने भी काम करना है। तो बचपन से अगर उन्हें आदत हो रही है या इस टाइप के माहौल में रह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात ये कि ग्रुप बाउंडिंग जहाँ पर होती है वहाँ पे आइडियाज जनरेट होते हैं। फर्ज करें, और लड़कियों, हम यहाँ पे ज्यादातर मर्द हजरात की तादाद एक फीमेल है, लेकिन क्रिएटिव ज्यादा लड़की होती है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उनको देते हैं, इवन दो हम मैट्रिक की ही बात करते हैं, अगर आप एक कहते हैं ना कि घर बना कर लाओ, तो लड़का डब्बा बना कर लेगा, लड़की यहाँ पे पिंक कलर होना चाहिए, लाल कलर होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो फीमेल आर द वेरी क्रिएटिव पर्सन। जी सर, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई पेरेंट या कोई बच्चा कोई भी अपनी कोई कहानी लेकर आता है कि मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो उसको आप पहले बेसिस पर सॉल्व करते हैं या पहले उनको क्लॉज बताते हैं कि आपकी तरफ से ये मसला तो नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। तकरीबन प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हमारे जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें बाकायदा एक फंड होता है कंस्ट्रक्शन का, सालाना फंड रखा जाता है। ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि जब आपके पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो यकीनन हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि जैसे भी एक सानिया हुआ, कई लोग फुटपाथ पर आ गए, तो एक इंसानी हमदर्दी पैदा तो होती है ना कि भाई एक पेरेंट से वो पहले फीस भर रहा है और अब वो किसी प्रॉब्लम में आ गया है, तो यकीनन हम जैसे हमारे बारे में परसेप्शन है कि प्राइवेट स्कूल लूट खसूट करते हैं, अगर आप लोग हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर आए तो आपको काफ़ी चेंज नजर आएगा कि हम कितनी मदद करते हैं बच्चों को। विद सॉरी, मैं अगर एक बात कहूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट का बच्चा 7वीं में सीखता है, कोई भी चीज है, मोबाइल है या कोई टेक्नोलॉजी है, वो आपका बच्चा 3री या 4थी में सीख के चला जाता है। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी निसाब में कोई बच्चे को मसला आ रहा है, फर्ज करें कि अक्सर और बेशतर यही होता था, प्राइवेट वालों से ही हम बात करते थे, गवर्नमेंट वाले बेचारे नहीं कर सकते इस चीज को, निसाब चेंज हो रहा है, अगले साल पेपर डिफरेंट मॉड्यूल से आएगा, तो इस तरीके से तो बच्चे की कैरियर बिल्डिंग होगी नहीं। आप गवर्नमेंट की बात कर, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं टोटल हर एक की बात कर रहा हूँ। मैं अब आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि आप ये परसेप्शन खत्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं चल रहे। मैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रहा हूँ, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने गवर्नमेंट स्कूल बहुत बेहतर कर लिए हैं। ठीक है। उसमें बेहतरीन टीचर्स अपॉइंट किए जो पढ़े लिखे हैं। पहले तो पर्चियों पे टीचर आते थे, अब मेरिट पर आते हैं। सुना तो वो सिलाइयां बुन रहे होते थे। वो तो एक अलग कहानी है, उसमें तो बड़ी बहस होगी। इस तरह तो फिर अगर हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाओ जो मजाफात में चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के, वो भी तो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। जिनके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका कोई सिलेबस नहीं है, वो स्कूल भी चल रहे हैं, वो स्कूल मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम भी दिलवाते हैं। तो लंबी कहानी है। हमें असल हकायक किस दिन लंबी कहानी करेंगे, बड़ा मजा आएगा उसे। हमें असल हकायक पर आना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का एक कंपटीशन शुरू हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल डेवलप हो रहे हैं और मैं ये बात खुले लफ्जों में कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, हमारे प्राइवेट स्कूल से जो मिडिल स्कूल्स हैं, जो बिल्कुल लो कैटेगरीज में हैं, उनके बच्चे ज़्यादातर अब गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं।
ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल डेवलप हो गए, तो ये एक मुकाबले का रुझान आ गया और एक अच्छा हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है हेल्दी कंपटीशन है कि अब हम मुकाबले पर आ गए। पहले गवर्नमेंट स्कूल नहीं चलते थे, अब चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी अपनी जगह पर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मुकाबला है माशाल्लाह। हर साल हम प्राइवेट स्कूल वाले बोर्ड में पोजीशन लेते रहे। हो सकता है अब गवर्नमेंट स्कूल भी लेना शुरू कर दे। पिछले साल गवर्नमेंट का बच्चा दिल्ली स्कूल का आ गया था फर्स्ट पोजीशन पर। तो हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमें ये मुआवजा नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल यूं कर रहा है या गवर्नमेंट स्कूल यूं कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे की सिमत क्या है, हमें उसे किस तरह तरक्की याफ्ता बच्चों में शामिल करना, नौजवानों में, यूथ में, उस पर मिलकर काम करेंगे तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। जबरदस्त। मुझे आपकी बात से एक चीज और समझ आई कि फर्ज करें आप एक बाप हैं और मैं भी एक बाप हूं, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि गवर्नमेंट को बुरा बोलें, क्योंकि अब गवर्नमेंट को बुरा बोलेंगे तो उस बच्चे का दिल टूटेगा कि मेरे माँ बाप मुझे अफोर्ड नहीं करते। बड़ी वेल बीइंग बात है। मोहम्मद अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर गैर हाजिरी पर हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में कोई भी टीचर अगर चला जाता है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या उसको एक कॉल दी जाती है कि अब ये काम नहीं होना चाहिए? एब्सेंटीज की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी ज्यादा होती हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं टीचर्स के हवाले से बात। देखिए, टीचर्स के साथ अगर जेन्युइन कोई इशू होता है तो उधर उनके लिए बड़ा रिलैक्सेशन होता है। बीमारी की सूरत में या किसी इमरजेंसी की सूरत में उनको फुल कंप्लीट पे की जाती है। और डेफिनेटली हम इतने अपने टीम के साथ, सिस्टम के साथ इतने फैमिलियर होते हैं, हमारे जो साथ लोग काम कर रहे होते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह काम हो रहा होता है और कोई इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं रखते, क्योंकि वर्किंग के लिए सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो इन्वायरमेंट। जबरदस्त। अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट दे देते हैं और तो इन्वायरमेंट के बाद सेकंड चीज़ आती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मोटिवेशन हम ही करेंगे, मोटिवेट करेंगे जब हम अपने टीचर को पे बिलीव करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे, तो वही चीज़ आगे ट्रांसफर होगी, बच्चों के साथ करेगा। इंसान की लर्निंग उसका माहौल उसको सिखा रहा होता है और बड़ों का जो रवैये होते हैं ना, वो छोटों में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो आपका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है अपने लोगों के साथ, वही बिहेवियर। अब मैं बिहेवियर की या एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका किसी हवाले से मेरे साथ कोई ऐसा मसला आता है तो वो देखते हैं सर तो हमारे साथ या हमारी मैनेजमेंट तो हमारे साथ कोऑपरेटिव ही नहीं है, तो वो नीचे ट्रांसफर हो जाती है। सर, यहाँ पर हमें न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ जाना है और एक सवाल मैम मैं आके आपसे करूंगा कि कर सकते भी, टाइम है हमारे पास, 1 मिनट के अंदर आप मुझे समझिए कि कहा यह जा रहा है कि मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती और आखिरी मंथ तक आप टीचर्स को आना पड़ता है प्राइवेट में। इज दिस ट्रू? नहीं, देखें, ये तो अपने विल पर है। जो खवातीन कर सकती हैं कंटिन्यू वो करती हैं, जो लीव लेती हैं हम उन्हें लीव देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इतनी नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। जबरदस्त। मतलब विद पे लीव होती है? विद पे लीव होती अच्छा जी सर, अगर किसी के घर में कोई जेन्युइन मसला, वो 2 महीने की लीव पर जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल उसको रखेगा या कहते हैं कि रिप्लेस कर दिया जाए टीचर को? नहीं जी, ऐसा नहीं है, रिप्लेस नहीं किया जाता। हाँ, ये है कि 2 महीने के लिए हमें अगर एक्स्ट्रा टीचर रखना पड़ता है तो हम उसकी जगह रखते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब और अमूमन स्कूलों में अब हम लोग हमारे पास ऐसा होता है कि हम एक आध टीचर हमारे पास एक्स्ट्रा चल रहा होता है कि अगर कोई टीचर अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसकी जगह हम उसकी जगह पे छीनते नहीं। आलम भाई, आप हमारे साथ अगले सेशन में रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया और बाकी में आज बड़ी चीज़ें हमने सीखी और ये कहते हैं कि चीज़ें जब डिस्कस होती है तो सीखी जाती है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहनवाज।